अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में एसएसटी के कैंडिडेट्स की मैथमेटिक्स के पोर्शन की तैयारी के लिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट लोगारिथम्स। एसएसटी की तैयारी अभी से करना बहुत जरूरी है क्योंकि केपीके ने लास्ट टाइम ईटा के जो टेस्ट लिए हैं उनमें सारे डिविजन्स को बराबर टाइम नहीं दिया। कुछ के टेस्ट बहुत जल्दी हो गए तो उन्हें तैयारी का टाइम नहीं मिल सका। इसलिए एसएसटी की तैयारी अभी से की जा रही है, चाहे वो एसएसटी जनरल हो जिसमें मैथमेटिक्स का जनरल पोर्शन आना है, क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स उसके लिए कवर करना बहुत जरूरी है। और फिर एसएसटी फिजिक्स मैथ है जिसके लिए एडवांस लेवल पे मैथ करना जरूरी है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी, इन सब की तैयारी के लिए न्यू सेशंस का आगाज 1 जुलाई से कर दिया गया है। आप उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशंस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोगारिथम्स को और हमने करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम थोड़ा उसी तरतीब से चलेंगे। एक इसमें जो देखने वाली चीज है वो ये कि एसएलओस क्या है, यानी कि हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या सीख जाएंगे। एक तो चीज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहा गया है और साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद हम लोगारिथम को डिफाइन करेंगे कि लोगारिथम बेसिकली है क्या, किसी भी नंबर को लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसके बाद हम कॉमन लोगारिथम को डिटेल में देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा इसको देखेंगे। एक लोगारिथम के दो हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, इसकी बात होगी। इसके बाद टेबल से किसी भी लॉ को देखने का बेसिक सा तरीका हम देखेंगे, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंटी लॉ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर कॉमन और नेचुरल लोगारिथम्स का डिफरेंस, और एट द एंड हम देखेंगे लोगारिथम के मुख्तलिफ लॉज को। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले लोगारिथम का इंट्रोडक्शन। लोगारिथम लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज से है, यूनानी जुबान से है। दो वर्ड्स है, लोगोस और रिथमोस। जो लोगोस है इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टडी करना या किसी चीज को कैलकुलेट करना, जबकि रिथमोस का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड नंबर हो। तो लोगोस और रिथमोस, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला है। लोगारिथम्स को सबसे पहले इन्वेंट किया था। अब आप ये वर्ड देखेंगे, इन्वेंशन। लोगारिथम को सबसे पहले इन्वेंट किया था स्कॉट्समैन जॉन नेपियर ने, जिसे हम जॉन नेपियर भी कहते हैं। इसने सबसे पहले लोगारिथम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ये लोगारिथम डिजाइन किया गया था बहुत सारे ऑपरेशंस को सिंपलीफिकेशन के तरीके के जरिए करने के लिए, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट्स। बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे नंबर्स के लिए यह तरीका बनाया गया था। जॉन नेपियर ने अपनी बुक पब्लिश की 1614 में, सन 1614 में। 147 इसके पेज थे। फिर इसके काम को आगे बढ़ाया हेनरी ब्रिग्स ने। हेनरी ब्रिग्स एक प्रोफेसर था ग्रीशम कॉलेज लंदन में। तो हेनरी ब्रिग्स ने बेस 10 डिसाइड करके कॉमन लोगारिथम्स डिजाइन किए। तो जिन्हें हम कॉमन लोगारिथम्स कहते हैं वो किसने डिजाइन किए, वो हेनरी ब्रिग्स ने। इसके बाद इन्हीं के काम को थोड़ा और आगे बढ़ाया ऑयलर, एक और साइंटिस्ट हैं, हम उनको ये नाम को लिखते हैं EULER और पढ़ते ऑयलर हैं। ऑयलर ने बेस 10 की बजाय बेस E का यूज किया। बेस E इज इक्वल टू 2.71828, ये एक इरेशनल नंबर है। तो बेस E को यूज करते हुए लोगारिथम्स डिजाइन किए ऑयलर ने, और ऑयलर ने जो लोगारिथम्स डिजाइन किए उन्हें हम नेचुरल लोगारिथम्स कहते हैं। तो आगाज में हम लोगारिथम्स को डिफाइन करते हैं कि लोगारिथम्स क्या है। लोगारिथम इन्वेंट किसने किए, जॉन नेपियर ने। लोगारिथम्स बेस 10 के साथ किसने डिजाइन किए, हेनरी ब्रिग्स ने। और लोगारिथम्स बेस E के साथ किसने डिजाइन किए, ऑयलर ने। तो ये तीन नाम हैं जो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, अगर आप किसी नंबर को 10 की पावर के साथ लिखते हैं तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जबकि 10 की पावर के बगैर लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 7800, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर है। आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप इसको 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखेंगे। अब उसका तरीकेकार क्या होगा,
आपने पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और उसके बाद बाकी के डिजिट्स लिखने हैं। अगर 8 के बाद बाकी के 0 लगाएं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम वो ना लगाएं तब भी ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब आपने देखना है कि 10 की पावर आपने उतनी लिखनी है जितने नंबर्स से पहले आपने डेसिमल लगाया है। तो आपने डेसिमल 8 से पहले यहाँ पे लगाया है, तो 8 डेसिमल के बाद 3 नंबर आते हैं तो ये 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप नंबर को लिखते हैं इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक नोटेशन, और जो सिंपल फॉर्म में लिखा है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब हमारे पास एक और नंबर है, ये डेसिमल्स में है ऑलरेडी, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फॉर एग्जांपल ये है 0.00729। अब आप यहाँ पे नॉन जीरो पहला डिजिट उठाएंगे, यानी कि ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, तो इधर से शुरू करेंगे। पहला नॉन जीरो डिजिट आता है 7, तो अब 7 लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 29। अब मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर आपने कितना लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास चूंकि नंबर पहली 1 से स्मॉल नंबर है, तो यहाँ पर जो 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी, और 10 के बाद पावर में कितने माइनस लगने वो डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल से पहले कितने नंबर चूज किए हैं। तो ये आपके पास आ गए 1 2 3, 3 नंबर ये आपके पास यहां से आपने पिक किए, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की इंटर कन्वर्जन। कुछ और नंबर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले ये रूल आप पढ़ लें, हाउ टू राइट अ नंबर। कोई भी फर्जी नंबर है x, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। स्पेसिफिकली जब जो x है वो 10 से बड़ा हो, या ये 1 से भी बड़ा हो तब भी, लेकिन 10 से बड़ा हो तो हम इसे कैसे लिखते हैं। तरीकेकार क्या होगा, वी मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पे मूव करते हैं। वैसे ये जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने में आपको थोड़ा सा ये टफ सा लगेगा, लेकिन रूल में आपको समझा दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव करना है। अब लेफ्ट ये डायरेक्शन होती है, सो दैट इट ऑक्युपाइज अ पोजीशन विद ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल 7800। अब आपने डेसिमल को मूव करना है लेफ्ट में, और इस जगह पे जाके रोकना है कि उसके लेफ्ट साइड पर जस्ट एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर दिस स्टेप इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमेशा एक से एक के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा, लेकिन 10 से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 11 ना हो, 12 ना हो, एक्चुअली 10 भी ना हो। तो ये आपके पास इस पहला तरीका है। उसके बाद आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपने कितने नंबर्स छोड़े हैं, तो जितने नंबर्स आपने छोड़े हैं उनको 10 रेज़ टू पावर उतना लिख देंगे। लाइक जी आपके पास एक बड़ा सारा नंबर है, आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप डेसिमल को लेकर जाएंगे ऐसी जगह पर कि इसके लेफ्ट साइड पर एक ही नॉन जीरो डिजिट बचे, तो ये 6 पॉइंट। उसके बाद बाकी के नंबर्स लिख दें, इसके बाद वाली जीरोस मैटर नहीं करती तो हम उन्हें नहीं लिखेंगे। अब आपने देखना है कि डेसिमल को कितना डिस्टेंस करना पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट तक इसे मूव करना पड़ा है, तो ये 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। अच्छा, अगर जिस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं अगर वो 1 से छोटा हो, वो ऑलरेडी 1 से कोई छोटा नंबर हो, तब आप क्या करेंगे, फिर आप डेसिमल को लेफ्ट में नहीं लेकर जाएंगे, फिर आप उसको राइट में लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल 0.21 है, तो अब मैंने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैं नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा। तो डेसिमल को हम कहां पे लाएं, राइट साइड पे। उसके बाद बाकी का नंबर लिख दूंगा और फिर काउंट करेंगे हम कि हमने डेसिमल को कितने नंबर से राइट में लेकर आए। तो हम उसको एक नंबर राइट में लेकर आए, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास नेक्स्ट एक नंबर है 0.000000327। तो अब आपने डेसिमल को नॉन जीरो नंबर के पास लेकर आना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.27। अब आपने देखना है कि कितनी प्लेसेस तक आप लाए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तक लेकर आएंगे, तो ये हो गया 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये आपका आंसर आ गया 3.27 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि पहले साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन इसका छोटा सा इशू है, हमने वो इशू रिजॉल्व करना है। 0.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। इसको हम एक दफा इग्नोर करते हैं, हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है,
तो ये हो जाएगा 2.5। अब नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे लाने के लिए कितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा, जस्ट एक को, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और ये है 10⁻²। एक्सपोनेंट्स का आपको लॉ पता है कि एक्सपोनेंट्स के लॉ के मुताबिक अगर आपके पास ये जो नंबर है ये सेम हो तो उसके ऊपर जो पावर्स होती है वो जमा हो जाती है, तो -1 प्लस -2 ये -3 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम ये देख लें, ये इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया। नेक्स्ट है 42.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। 42.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये जो नंबर है ये 10 से बड़ा है तो आपने वो डेसिमल को लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है, डेसिमल को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट नंबर के बाद ले आना है, तो ये हो जाएगा 4.25 मल्टीप्लाई, अब आपको कितने डिजिट क्रॉस करने पड़े, बस एक, तो ये 10⁻1 लिखेंगे, ये 10⁻2 ऑलरेडी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4.25 मल्टीप्लाई जो पावर्स है आपस में जमा हो जाएंगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखा करते हैं। इसके बाद है हाउ टू राइट अ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपके पास ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर उसके रूल लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास जो 10 है जिसके पावर ले रहे हैं तो उसका 10 की पावर पॉजिटिव है तो आप डेसिमल को राइट में लाएंगे, और अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो डेसिमल को लेफ्ट में। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन स्टेटमेंट है 4.56 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब 10 की पावर पॉजिटिव है तो आपने इस नंबर को इस तरीके से लिखना है कि आप डेसिमल को राइट साइड पे ला सकें और लाना भी 7 डिजिट्स तक है। तो पहला डिजिट 5 हो गया, दूसरा 6 हो गया, इसके बाद 0 लगाना शुरू करें, थर्ड नंबर पे 0 आ गया, फोर्थ पे 0 आ गया, फिफ्थ पे 0 आ गया, सिक्स पे 0 आ गया और सेवंथ पे भी 0 आ गया, और डेसिमल यहाँ पे आ गया और यहाँ पर इसकी हैसियत कोई नहीं, तो ये आपका नंबर इस तरह लिखा गया है। ठीक है, ये देखें इतना बड़ा नंबर है। नेक्स्ट है 8.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। 8.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब माइनस में एक्सपोनेंट है तो आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो अब आप इसे क्या करेंगे, 892 को लिख लेंगे, डेसिमल को एक तो आप इसके लेफ्ट साइड पे ले आए, अब इसके आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम 5 नंबर्स तक इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये आपके पास हो गया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जा सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हाउ मेनी माइल्स डज लाइट ट्रेवल इन वन डे। जो रोशनी है एक दिन में कितना ट्रेवल करेगी, कि अगर आपको लाइट की स्पीड भी पता हो और टाइम तो आपको बता दिया गया कि एक दिन, तो अब आप देख लें कि लाइट एक सेकंड में 1,86,000 मील सफर करती है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 आवर, हर आवर में होते हैं 60 मिनट और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन में, ये बनता है 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻4। अब आपने क्या करना है, आपने वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए, फासले के लिए हम ऐसे लिखते हैं, आपने वेलोसिटी को यानी कि स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना टाइम के साथ। तो स्पीड है आपके पास 1.86 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और जो आपके पास टाइम है वो है 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब आप क्या करेंगे, पहले तो इन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लें, ये हो जाएंगे 1.86 मल्टीप्लाई 8.64 -5 और +4 माइनस का 1 रह जाएगा। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आपका आंसर, सॉरी ये +5 है, +5 और +4 ये एक्चुअली आपके पास हो जाएगा 10⁻9। और अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और साथ 10⁻9 को एक्सप्लोर कर लेना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हम उसमें से रैंडमली कोई एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप पहला नॉन जीरो डिजिट पकड़ेंगे 3 के बाद डेसिमल ले आएंगे। अब आपने देखना है कि डेसिमल को कितने डिजिट्स तक आपने ट्रेवल करवाया है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स तक मूव करवाया, तो ये हो जाएगा 10⁻7 और साथ साइन लगेगा माइनस का क्योंकि आप उसको राइट साइड पे लाए हैं। ये है आपके पास एक नंबर जो कि 10 से बड़ा है, यानी कि ये नंबर है आपके पास
16700000। अब आपने डेसिमल को पुट करना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, और उसके बाद आपने बाकी का नंबर लिख लेना है और फिर देखना है कि यहाँ पर बाकी कितने नंबर्स हैं। ये है 3 और 3 6 डिजिट है, तो 10⁻6। नेक्स्ट ये आपके पास है नंबर्स, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला है 8.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, 8.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब माइनस में है तो आप डेसिमल को लेफ्ट पर लेकर जाएंगे, तो एक तो आप इसे लिखेंगे 83, डेसिमल को एक साइड इधर ले आए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने डेसिमल को 5 लोकेशन तक मूव करवाया, वो डेसिमल जो 3 के पास था हम उसको यहां पर लेकर आए, तो ये आपने 10⁻⁻5 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद लोगारिथम्स का कॉन्सेप्ट आता है। लोगारिथम्स का कॉन्सेप्ट आपने लिखना कैसे। लोगारिथम्स आपके पास ये होते हैं कि अगर आप कहते हो ना कि आपके पास कोई नंबर है a रेज़ टू पावर x विच इज इक्वल टू y, तो ये आपके पास है इंडेक्स x इज कॉल्ड, ये जो इंडेक्स x है इट इज कॉल्ड लोगारिथम ऑफ y टू द बेस a। सिंपली आपने इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको आप इधर ले गए, या आप इसे ऐसे कर लें कि आप इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं y को और x को, तो ये आपके पास इसी तरह बन जाता है। यानी कि अगर मैंने इसको एग्जैक्टली आपके आसानी के लिए लिखना हो तो हम इसे कुछ जो लिखेंगे, लॉग ये जो a है ये यहीं पर बेस बन जाएगा, ये y इधर आ जाएगा और ये वाला जो x है ये इधर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने लिखना है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो एक तो मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास a की पावर x बराबर y हो तो आप इसे करते हो log, अब ये a इधर बेस बन जाएगा, वो y इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 है, तो 2 इधर बेस बन जाएगा, 16 इधर आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो हम कहेंगे log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो आप इस तरीके से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 4 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64। अच्छा, अब आपके पास है 4 रेज़ टू पावर -3, तो आप इसे क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 64। अब जो 4 है ये यहीं पर रहकर बेस बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 64 इधर आ जाएगा और जो -3 है ये इस साइड पे चला जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे लिख लेंगे। अच्छा, अब इसे उलट करना है, आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म है, आप इसे लेकर आना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये है log 8 64 इज इक्वल टू 2। अब आप जो बेस है इसको नंबर की फॉर्म में लिख देंगे, 2 को इधर ले आएंगे और 64 को इधर ले जाएंगे, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपके पास 3 है, 3 यहीं पर रहेगा, इसकी पावर -2, ये -2 इधर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। तो इतना आसान तरीका है लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में। अब आपको जो चीज याद रखना जरूरी है वो ये है कि पीछे आपने दो नोटेशंस पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, उनमें क्या डिफरेंस है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगारिथमिक फॉर्म में क्या डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसे करेंगे। अब यहाँ पर है फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दी गई है तो आप इसे ले जाए दूसरी फॉर्म में, x ऐसे ही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा और 100 इधर आ जाएगा। अब ये आपके पास सिंपल अलजेब्रा है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास x का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आप इसे लिख लें 12, ये वाला 12 और इसकी पावर x और ये 12 रेज़ टू पावर 3। अब चूंकि ये आपके पास बेसिस बराबर है तो x विल बी इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है log x, log ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 9 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। x को इधर ही रहने देंगे, 2 इधर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 9 इधर आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इतने आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी को हमने लिखना है, हम इसको लिख लेते हैं, हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है।
तो हम कहेंगे लॉग ये x बेस बन जाएगा, ये y इधर आ जाएगा और ये 3 डिवाइडेड बाय 4 इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको लोगारिथमिक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिखना है। अब ये जो a है ये ऊपर आ जाएगा, 1 इधर मूव करके आ जाएगा और ये वाला a इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सीखने के लायक चीज है, एक दो चीजें वो हम नोट कर लेते हैं ढूंढकर। एक तो ये होता है कि किसी भी चीज का जब लॉग और बेस सेम हो वो हमेशा 1 के इक्वल आती है, यानी कि log ऑफ 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर आता है। log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये एक चीज सीखने के लायक है। दूसरा ये आपके पास है कि जब आप log लेते हैं 1 का तो वो आपके पास 0 आता है, तो 1 का आप जब भी log लेंगे वो आपके पास 0 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इनको सॉल्व करें। चलें कर लेते हैं किसी एक आध को। सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 5 है इधर ही रहेगा, उसकी पावर x इट इज इक्वल टू 125। अब हमें पता है कि 5 की पावर होती है स्क्वायर रूट में 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इट इज इक्वल टू 125। तो आपके पास ये हो गया 5 की पावर है x डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 125। अब आपके पास एक आसान तरीका तो ये है कि आप इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 की पावर 3, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अब आपके पास ये बेसिस सेम है, आप इनको इग्नोर कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 और 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 6। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं रैंडमली। ये है 3 रेज़्ड टू पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 5x प्लस 1। 3 रेज़्ड टू पावर 2 9 आता है, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, ये 5x इधर आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी पे सॉल्व कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं log x और ये बेस x है, ये 0.001 और ये बराबर आया -3 के। ये आपके पास हो जाएगा x की पावर -3 विच इज इक्वल टू 0.001। हमें पता है कि 0.001 इज इक्वल टू होता है 10 रेज़्ड टू पावर -3। तो अब आपके पास चूंकि पावर्स बराबर आ गई है तो पावर्स को इग्नोर कर देंगे तो x विल बी इक्वल टू 10। तो ये इस तरीके से, और इसके ये कैसे पता चलता है, ये बार बार प्रैक्टिस करने से इस तरह के क्वेश्चंस का पता चलता है। इसके बाद है कॉमन लोगारिथम का कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि अगर आप लोगारिथम की बेस 10 मानेंगे तो उसे कॉमन लोगारिथम कहेंगे या ब्रिग्स लोगारिथम कहेंगे। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे लंदन में ग्रीशम कॉलेज से, जिनका नाम है प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। टाइम है इनका 1560 से लेकर 1631 के बाद। जॉन नेपियर के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया था और कॉमन लोगारिथम डिजाइन किया था जिसमें बेस होती है और 10 होती है। यानी कि अगर आप कहते हो ना log x तो ऑटोमेटिकली log ऑफ x टू द बेस 10 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक हिस्सा होता है मेंटिसा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्या होते हैं, हम इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, बहुत शानदार एग्जांपल है कि अगर 10 रेज़्ड टू पावर 1.5377 हो तो इसका मतलब होता है कि ये 10 रेज़्ड टू पावर 1 से ज्यादा है और 10 रेज़्ड टू पावर 2 से कम है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है 2 से कम है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके पास ये आता है। अब बेस 10 का कॉन्सेप्ट कहाँ पे फॉलो करता है, बेस कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करता है कि अगर आप इसकी पावर लेते हो और आंसर ये आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर आप लॉग लोगे 34.49 का तो वो बराबर आएगा इस नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। अच्छा, अब एक लोगारिथम के दो हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। अब ये डिपेंड किस पे करता है। सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसके लिए आपको सिंपल सा एक तरीका कार चाहिए। तो अगर हमारे पास log x है, x कोई भी नंबर है और वो नंबर 1 से बड़ा है, यानी कि x 10 हो सकता है, x 15 हो सकता है, x 6000 हो सकता है, x 4 हो सकता है, यानी कि ये 1 से बड़ा हो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक जब आपने लोगारिथम का निकालना है तो आपने कैसे लिखना है,
आपने देखना है कि ये कोई भी जो नंबर है डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, एक डिजिट है या दो है या दो है या चार है। फॉर एग्जाम्पल जो x है वो मेरे पास है 24.49, तो यहाँ पर डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, दो। तो हमने देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल -1। तो अगर मुझे इसके अंदर डेसिमल से पहले दो डिजिट मिल रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। इसके अंदर भी दो डिजिट मिल रहे हैं तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसके अंदर चार डिजिट मिल रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। अगर जिस नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं वो एक से छोटा है, मतलब वो पॉइंट्स में नंबर है 0.942, तो अब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। पहली बात, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा माइनस में। फिर आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, जितने जीरोस होंगे, अब यहाँ पर तो एक भी जीरो नहीं है डेसिमल के बाद, उनके अंदर आपने 1 जमा कर देना है, ऐड कर देना है। तो -0 + 1 आपका आंसर आएगा +1। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। उसके अलावा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये लिखने का तरीका या होता था -2 या फिर आप 2 के ऊपर ये बार लगा दें, उससे पता चल जाएगा कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 4350, ये एक से बड़ा नंबर है। तो अब हमने यहाँ पर इसका जब कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो हमने टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं डेसिमल से पहले और उसमें से 1 को माइनस कर देना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 3। इसका डेसिमल से पहले 3 डिजिट है और तीनों डिजिट्स में से हमने 1 माइनस कर देना, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस कर देना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1। इसमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है और 1 में से 1 माइनस हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। इसमें डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो ये आपके पास 0 है, 0 - 1 -1। अब ये आपके पास छोटे नंबर आना शुरू हो गए, ऐसे नंबर जो एक से छोटे हैं। अब यहाँ पर आपका तरीकेकार क्या लगेगा, अब माइनस में लिखेंगे, डेसिमल के बाद 0 काउंट करेंगे और उसके अंदर आप ऐड करते जाएंगे कि आपने उसमें कितने 1 ऐड करने हैं। आपने इसकी वैल्यू जो लिखनी है वो माइनस में लिखनी है, तो वो 1 + 1 = हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। वैल्यू माइनस में ही आएगी कैरेक्टरिस्टिक की। अब इसकी वैल्यू माइनस में आनी है, आपने 0 काउंट करने 1 2 3 और इसमें 1 जमा कर लेना है, तो ये हो जाएगा -4। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -4 होगा। किसी भी लोगारिथमिक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने का ये तरीका है। मेंटिसा निकालने के लिए आपको टेबल चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इसका लोगारिथम फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालता हूँ। ये एक से बड़ा नंबर है तो हम ये देखेंगे कि डेसिमल से पहले आपके पास कितने डिजिट है, 3, उसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, तो आपके पास इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ गया वो आ गया 2। अब मेंटिसा आपने निकालना है। मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, मेंटिसा के लिए आपने इस नंबर को नोट कर लेना है 7635। 7635। अब आपके पास लोगारिथमिक टेबल होगा जिसमें इस तरह कॉलम में नंबर लिखे होंगे 1 से लेकर 100 तक, बल्कि ऑनवर्ड भी लिखे होते हैं, और ऊपर उसके इस तरह रो चल रही होती है। तो आपने पहले दो नंबर्स को इस कॉलम के अंदर ढूंढना है। जिस तरह 76 है तो आपको 76 मिल जाएगा। फिर आपने 76 के सामने रो नंबर 3 में जाना है, तो ये रो नंबर 3 है। रो नंबर 3 वाला नंबर आपने नोट कर लेना है 8825। अब 8825 के अंदर आपने एक और नंबर ऐड करना है। ये आपके पास था ना 7635, तो अब आपने 5 को ढूंढना है यहाँ पर, और 5 के नीचे वाला जो नंबर है इसी रो के अंदर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 8828। तो लोगारिथम जो है आपके पास यहाँ पे वो आ रहा है, ये 8828 यहाँ पे आ गया, और जो दो था वो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला था, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और ये 8828 इसका मेंटिसा है, और ये लोगारिथम 763.5 का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज का लोगारिथम मालूम करते हैं तो उसमें एक नंबर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक का होता है और एक मेंटिसा का होता है। तो इस तरीके से आप लोगारिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब आपने टेबल के अंदर ही करके देखना है और उससे आप मालूम करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें इसका लोगारिथम मालूम करना है, तो ये है 37300। तो हमने पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाता है, डेसिमल से पहले 5 नंबर है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आपने मेंटिसा लिखना है। मेंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले दो नंबर्स को कॉलम में देखेंगे और जहां पर वो कॉलम खत्म होगा वहां पर यानी कि आपको 37 जहां पे मिलेगा
उसके अंदर आपने रो नंबर 3 में जाना है और रो नंबर 3 के अंदर आपको आपका नंबर मिल जाएगा और उसका फिर फर्दर आपने डिफरेंस जो है वो चेक करना है। वो 0 0 के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे थर्ड वाले में, ठीक है। यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, तो आपका ये वाला सोल्यूशन साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। एंटी लोगारिथम का कॉन्सेप्ट दूसरा है, यानी कि अगर आप कह रहे हो ना कि आपके पास एक नंबर है log x इज इक्वल टू वाई, log x इज इक्वल टू वाई और बेस है आपके पास 10, तो असल में आप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट पुट कर रहे हो कि अगर आपने x फाइंड आउट करना है तो x विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y, y इज इक्वल टू log ऑफ x, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। तो ये आप फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए भी अब आपको टेबल चाहिए, लोगारिथमिक टेबल चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे लोगारिथमिक नंबर है जिससे आपने कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है। तो 2.3456 का मतलब ये है कि अब आपके पास जो भी नंबर है उसमें डेसिमल से पहले दो नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो आपने इसी के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो ये आपका 10⁻³ यही हो जाएगा। फिर 3 4 5 6 के लिए आपने टेबल में जाना है, 34 को ढूंढना है, 34 की रो में आपने 5 नंबर पे जाना है और फिर आपने उसका डिफरेंस 3 के साथ चेक कर लेना है। तो जब आप 34 की कॉलम में थर्ड रो में जाएंगे तो ये आपको 2213 मिलेगा। इसके अंदर आपने जो डिफरेंस ऐड कर लेना है 6 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 2216। और यहाँ पर आपके पास जो है 2216 आया। अब इसका जो आपके पास आ रहा था करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आया था, तो आपके पास डेसिमल से पहले 3 नंबर होने चाहिए, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है -2.1576। अब -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर है वो 0 से छोटा नंबर है। तो अब आपने इसका फाइंड आउट करना है, आपने मिंटीसा को सॉल्व करना है। 1 5 वाले कॉलम में जाना है, उसकी रो नंबर 7 में जाना है, उसके अंदर आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के अंदर आपने 6 का डिफरेंस ऐड करना है। वो नंबर आपके पास ये आ रहा है 1437। अब आपने उसमें 6 का डिफरेंस ऐड करना है, जो भी वो आपका आ जाए। अच्छा चले, ये आपको नंबर मिल गया। अब आपने इसके एडजस्ट करना है इसके अकॉर्डिंग। अब ये -2 है, -2 का मतलब ये है कि आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं नॉन जीरो नंबर है वो 1 है, और उसके बाद आपने एक डिजिट ये लिया है, क्योंकि आपने पीछे फार्मूला अप्लाई किया था माइनस नॉन जीरो जीरो नंबर्स +1, तो यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने मालूम कर लेने। फिर कॉमन और नेचुरल लोगारिथम का जस्ट डिफरेंस आप चेक कर लें कि कॉमन लोगारिथम की बेस 10 होती है, नेचुरल लोगारिथम की बेस e होती है, और e की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बस आपने इतना देखना है और मजीद नहीं देखना। ये एक रिलेशन है इनके दरमियान जो आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी चीज का जो लॉग होता है, log 10x, ये कॉमन लोगारिथम और नेचुरल लोगारिथम में आपके पास डिफरेंस है। इट इज इक्वल टू 1 / 2.30258, और ये आपके पास लोगारिथम आ रहा है आपके पास नेचुरल लोगारिथम जिसे आप ln x से लिखते हैं, ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है। इसके बाद लोगारिथम के लॉ होते हैं। लोगारिथम का पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, के आपके पास बेस a के तहत दो चीजों का लोगारिथम है, दैट विल बी इक्वल टू log a फर्स्ट नंबर एंड log a सेकंड नंबर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसे प्रूव करना है तो आप इसे कर सकते हैं कि आपको पता है a⁻x = m, a⁻y = n। ये आप सिंपली इसके अंदर पुट कर सकते हैं कि a⁻x = n है और a⁻y n है। तो आप इसका log लिखेंगे, log ऑफ a, m इधर आ जाएगा =x, और ये log ऑफ y बेस a नहीं, ये n जहां पे आना था y। अब आपके पास ये दो नंबर्स आ गए। अब हमें पता है कि अगर ax को ay से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax + y =mn। अब आप इसका इकट्ठा log ले लें, log ऑफ a बेस a, ये mn आ जाएगा, log ऑफ mn बेस a x + y, यानी कि दोनों नंबर्स को आपस में जमा करना है। तो बात वहीं पर ही आके रुक गई। सेकंड लॉ है log
ऑफ बेस log ऑफ mn बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m जो आपके पास न्यूमरेटर है और बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, यानी कि अगर आप बेस को इग्नोर कर देना तो ये आपके पास है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इस तरीके से आपने इसे याद रखना है। फिर आपके पास है ये कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हो तो log ऑफ m रेज्ड पावर n इज इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है ये शुरू में आ जाएगा तो n log m, तो जो बेस है वो आप साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं आपकी आसानी के लिए इसे स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है log m बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ n बेस m इज इक्वल टू log ऑफ n बेस a। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों बेसिस डिफरेंट है, तो जब बेसिस डिफरेंट वाले आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आप इनको स्किप कर देंगे और इसको इसकी बेस के साथ मिलाकर लिख देंगे, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास है दिस इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह दूसरा डिवीजन की फॉर्म में लिखा, यानी कि ये log mn है, आप इसको यहाँ पर लाकर इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस लॉ। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि log ऑफ n बेस m इज इक्वल टू log ऑफ, अब n जो है वो ऊपर आ रहा है, बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ m बेस a, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है log 2 प्लस log 3, तो यहाँ पर लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, और सबके साथ आपने बेसिस लिखी थी, यहाँ पर बेसिस कोई नहीं है तो ये बाकी सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा आंसर log 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि log 6। log 6 ये आपके पास माइनस में है, अब आप इसको डिवीजन में ले आएंगे तो जब आप करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 3, तो ये यहां पर मिस्टेक है, आपने इसे इस तरीके से लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट है -1 प्लस log y। अच्छा, अब माइनस को आप एज इट इज लिखें, जो 1 है log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आप log 10 लिखेंगे प्लस log y लिखेंगे। अब ये जो आपके पास माइनस के साइन है उसकी वजह से ये हो जाएगा log 10 रेज टू पावर -1, क्योंकि जो पावर होती है वो शुरू में है तो आप उसे यहाँ पे ला सकते हैं प्लस log y। अब जो 10 रेज टू -1 है आप इसे नीचे अगर ले जाए तो ये 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर +1 हो जाएगा, जिसे लिखना जरूरी नहीं है, प्लस log y। आपने यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया, अब आप इसको इस तरीके से कर लें और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है log 2 3 log 3 5। अच्छा, अब ये मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला लॉ अप्लाई हो जाना है कि अगर आपके पास log m a है और log n m है, ये बराबर हो जाएगा log n a के, यानी कि आप इन दोनों को स्किप कर देंगे, तो आप 3 और 3 को स्किप कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेसिस सेम है, हम बस मल्टीप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इनको जमा करना है 3 5 6 को और इसको माइनस करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा log, अब चूंकि ये जो जमा हो रहे हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, और जो माइनस हो रहा है उसे आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये इससे आगे सिंपली आपका सॉल्यूशन है। अच्छा, इन एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करें, log 7 डिवाइडेड log ऑफ स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, उसे x के इक्वल फर्ज कर लें, ये हो जाएगा 7 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, ये हो जाएगा 7 रेज़्ड टू पावर x और ये हो जाएगा 7 रेज़्ड टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। 7 को 7 के साथ आप इग्नोर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं और बाकियों को भी सॉल्व करने का तरीका यही है। अब जिस तरह यहाँ पर ये वो लॉ अप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, कि ये हो जाएगा log 3 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू log 20x, यहाँ तक भी सोल्यूशन लिखना चाहे तो काफी है,
या फिर आप लिख सकते हैं log 3 raised to power 4 और इसे आप लिख लेंगे 4 log 3। यानी कि जहां पर आप इसका सोल्यूशन रोकना चाहें वहां तक आपका आंसर ठीक है। ये तीनों ही पॉसिबल आंसर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सिंगल लोगारिथम की फॉर्म में लिखें। 3 log 2 है तो ये असल में आपके पास है log 2 का क्यूब माइनस log 4 log 3 है तो ये है माइनस log 3 पावर 4, क्योंकि जो शुरू में चला गया वो एक्चुअली इसका एक्सपोनेंट है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? आपने इसे लिखना है log, आप इसको सॉल्व कर लें। 2 raised to power 3 8 होता है और 3 raised to power 4 81 होता है। अब आप इसे लिख लेंगे log 8 डिवाइडेड बाय 81, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपली यही ऑपरेशंस हैं। कोई एक मालूम कर लेते हैं जिसमें हमने एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, तो log 2 है, सबकी बेसिस 2 है तो हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये है आपके पास, दोनों जमा हो रहे हैं तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 7 कर दें। इट इज इक्वल टू log a, बेसिस सेम है तो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो log 42 इज इक्वल टू log a। log दोनों साइडों पर आप इग्नोर कर दें तो ये आपके पास a विल बी इक्वल टू 42। इसको सॉल्व करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेसिस सेम है, आप बेसिस को इग्नोर कर सकते हैं। तो log a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 2। आपने नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेना है। ये है आपके पास log 7r, ये वो चेंज ऑफ बेस लॉ जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये डिवीजन वाला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एप्लीकेशन और लोगारिथम, लोगारिथम के जरिए हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लंबे चौड़े से ऑपरेशंस आगे इन पर आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने सीखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। हमने सीखा है कि एक्सपोनेंट्स फॉर्म में और उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। फिर यहाँ पर एंड पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मूसा फारसी का भी रोल था लोगारिथम को डिस्कवर करने पर। जॉन नेपियर ने उससे जदीद लोगारिथम का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया। और फिर हमने पढ़ा हेनरी ब्रिग्स के बारे में और ऑयलर के बारे में, जिन्होंने कॉमन और नेचुरल लोगारिथम्स इंट्रोड्यूस करवाए। और ये सारे इसके एंड पर इसके लॉज आ जाते हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है इस चैप्टर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी के लिए सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।